નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હિન્દ ટીવીના આજના કાર્યક્રમમાં હું જીમી ગારિયાલા આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, ખાસ કરીને જ્યારે વાત આવે છે અત્યારના કોરોના કાળની, તો કોરોના કાળમાં બેકારીની સમસ્યા અને આર્થિક તંગીની સમસ્યા ખૂબ જ વકરી હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાય છે. પરંતુ સાથે સાથે એક બીજી તરફ નજર કરીએ તો ભારત સરકાર દ્વારા અનેક પ્રયાસો થકી જે લોકો બેરોજગાર છે અથવા કે જે લોકો શિક્ષિત છે અને તેમના માટે અલગ અલગ ફિલ્ડ માટે એક પ્રશિક્ષણ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તેમને સરકારી જોબ મળે અને સરકારી જોબમાં એમને વિપુલ તક મળે તેવી એક એમની મિનિસ્ટ્રી હેઠળની એક જે પાંખ છે તે હેઠળ આ કાર્ય કરવામાં આવે છે. મિનિસ્ટ્રી લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ હેઠળ આ કામ કરવામાં આવે છે. ભારત સરકાર હેઠળની આ મિનિસ્ટ્રી હેઠળનું આ કાર્ય સુરત ખાતે પણ જે મજૂરા ખાતે તેમની ઓફિસ છે ત્યાં કાર્યરત છે. તો અત્યારના આ સમયમાં હવેના વર્ષમાં શું સુવિધા છે, શું પ્રાપ્યતા છે, કઈ દિશામાં બાળકો કારકિર્દી બનાવી શકે છે તે વિષય સાથે ચર્ચા આપણે કરીશું. કારણ કે ખાસ કરીને સરકાર આધારિત આ નોકરી હોય, સરકારી નોકરી હોય, તો તેમાં કયા કયા સ્કોપ રહ્યા છે તે અંગેની ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે આસિસ્ટન્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસર શ્રી ગોપાલ શરણજી ઉપસ્થિત છે. નમસ્કારજી. नमस्कार. तो खास नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST ये जो ऑफिस है सूरत की, उसके रिगार्डिंग उसके हेठल जो सब काम किया जाता है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है और किस दिशा में उनका कैरियर गाइड करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें आज हम उनके साथ जानेंगे. सर जी, पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि खासकर ये जो आपकी ऑफिस है मजूरा गेट सूरत स्थित, वो किस दिशा में काम करती है और उसका मोटिव क्या है? जी, तो जैसा कि आपने दर्शकों को पहले बताया कि ऑफिस का जो पूरा नाम है वो नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है और ये पूरे गुजरात के लिए काम करता है और ये मजूरा गेट ITI कैंपस के अंदर है. इसमें जो यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो विद्यार्थी हैं और जो बेरोज़गार युवक युवतियाँ हैं, उनके लिए यहाँ पे कोचिंग, ट्रेनिंग और अलग अलग किस्म के करियर मार्गदर्शन की सुविधाएं प्राप्त है. निःशुल्क है, ये बिल्कुल फ्री है. तो मेरा यही बच्चों से निवेदन है कि वो ऑफिस में अभी आएँ. अगर अभी नहीं भी आते हैं तो हमें डायरेक्ट फ़ोन करके ऑफिस का जो नंबर है उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमारे ऑफिस से वो संपर्क कर सकते हैं और जो भी उनको मार्गदर्शन चाहिए या जो भी उनको ट्रेनिंग कोचिंग से रिलेटेड कुछ अगर उनकी कुछ जानकारी लेना है या करना है तो वो ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं. जी गोपाल जी, खास ये बात है कि पिछले साल आप आए थे तब हमारी बात जो हुई थी स्टेनोटाइपिंग की जी बात जी हुई थी. तो इस साल भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं क्या स्कीम जी लॉन्च की गई है जो आपकी ऑफिस के थ्रू अभी उस पर आगे बढ़ा जा रहा है? जी बिल्कुल सही पूछा आपने. मैं पिछली बार आया था तो आपने एक स्पेशल और उसका प्रभाव ये मैं देखा कि तकरीबन बच्चे ने कांटेक्ट किए और ऑफिस में आए और मार्गदर्शन लिए स्टेनोग्राफर की प्राप्ति के लिए. अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो उसके रिगार्डिंग जो स्कीम चली है वो पहला है स्पेशल कोचिंग स्कीम. स्पेशल कोचिंग स्कीम भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत उनको बच्चों को एक जो है वो 11 महीने की एक फ्री कोचिंग दी जाती है जिसके तहत उनको जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, स्टेनोग्राफी इंग्लिश की और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, टाइपिंग, ये जो सेगमेंट आपने देखा जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खास करके ज़रूरत है इन्हीं चीज़ों को पकड़ने की, तो ये चीज़ों की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है. और वो बच्चा हमारे ऑफिस में आएंगे और अगर उनको लगता है कि मुझे स्पेशल कोचिंग में एंट्री लेनी है, अभी वो स्टार्ट हो चुका है और मुझे उम्मीद है अभी कंफर्म तो नहीं है बट उम्मीद है कि 1 सितंबर से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसकी एडवर्टीजमेंट भी जो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर का पोर्टल है उस पर लगातार चल रहा है. बच्चे चाहें तो NCS पोर्टल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इसकी डिटेल ले सकते हैं. इसमें मैं बेसिक थोड़ा बता दूं कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस स्पेशल कोचिंग स्कीम का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ग्रुप C लेवल में जो जितने भी पोस्टें निकलती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हों या और जो डिफरेंट टाइप्स के जो एजेंसियां हैं वो निकालते हो, तो उनमें जो खास करके जो उनकी सिलेक्शन की क्राइटेरिया होती है, जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग सारी तैयारी इसमें करवाया जाएगा उनको, बच्चों को. तो ये उनके लिए एक फ़ायदेमंद कोर्स है. दूसरा, ये उनके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें उनको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है ना. साथ में अगर वो क्लास अटेंड करते हैं ड्यूरिंग द मंथ 80% अगर उनकी अटेंडेंस होती है तो
तो उनको 1,000 रुपये की स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट यहाँ से मदद करती है, जो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में थ्रू डीबीटी जाता है। बढ़िया। हाँ, साथ में उनको 1,000 रुपये की बुक्स एंड स्टेशनरी है, वो भी उनको फ्री दिया जा रहा है ना। तो आप समझ लीजिए कि ये टोटली कोर्स उनके लिए फ्री है, और एक मौका है कि इस कोविड में, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, सारे स्कूल कॉलेज लगभग सब बंद हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि कम से कम बच्चों को जितना हो सके उतने स्किल को उनको दिया जाए, ताकि वो आगे जब भी समय ऐसा अनुकूल हो तो उनको सक्सेस मिल सके। तो इस तरह से स्पेशल कोचिंग का रहा है ना। अब आपने एक बात कही, जो दूसरी प्रोजेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन है खास करके जिसके द्वारा हम चलाते हैं, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी उसके एक्रेडिटेड सेंटर के थ्रू ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है वो करवाया जाएगा। अब हिंदी में समझे तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये ऑफिस है, उसके द्वारा करवाया जाएगा। सब जो सबऑर्डिनेट जो उसके जो सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके द्वारा स्टार्ट होगा। ये लगभग 1 साल का कोर्स है ना। इसका भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा ये इस तरह के प्रोग्राम है, इसमें क्या फ़ायदा है। तो आप समझिए कि जो स्टूडेंट है ना, उसको ज़रूरी स्किल्स, जो जॉब के रिक्वायरमेंट है, जो जॉब रोल है, और उनको क्या क्या जो स्किल चाहिए, वो सारे सेगमेंट में फॉलो किया जाता है। जैसे अब जैसे जॉब का है, जॉब रोल है, जैसे आप इस जो अगर बच्चा सॉफ्टवेयर कर लेता है हमारे यहाँ से ऑफिस के द्वारा, तो उसको यूज़र इंटरफेस यूआई डिज़ाइनर के रूप में वो जॉब ले सकता है, कहीं भी वेब डिज़ाइनर के रूप में वो जॉब ले सकता है ना। आप वेब पब्लिकेशन एंड असिस्टेंट के रूप में वो जॉब ले सकता है हमारे यहाँ से। ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट है, इसका वो जॉब हो सकता है उसको। आईटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर है। ये तमाम तरह के जो आप देख रहे हैं सेक्टर आईटी खास करके है, यहाँ पे उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है ना। तो ये एक अपने आप में ऑथेंटिक कोर्स है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोविड के टाइम है, हो सकता है ये क्लास अभी जो भी भारत सरकार के जो नियमानुसार ऑनलाइन ऑफलाइन ये समय समय पे जो गाइडलाइन आएंगे उसी के अनुसार से होगा। ठीक है सर। अब थोड़ा मैं और बता दूँ डिटेल कि इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे हम, जो टॉपिक कवर होगी, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्किंग है, बेसिक्स, वेब डिजाइनिंग है ना, प्रोग्रामिंग्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन है। इसमें एक चेंज है जो है, पिछली बार क्या था कि वो सी लैंग्वेज के द्वारा होता था, अभी वो चेंज होकर के पाइथन के रूप में हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस है, और प्रैक्टिकल बेस्ड है ना। ऊपर जो आप करते हैं, जो भी आपने 4 जो सेगमेंट ऊपर देखा, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल करने के बाद एक प्रोजेक्ट जमा करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद अगर आप एग्ज़ाम वगैरह एग्ज़ाम जो देते हैं ओ लेवल का और आप पास करते हैं तो आपको ज़रूर ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। टोटली 520 घंटे का एक कोर्स है सर, है ना। इस तरह से सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग से। अब मैं जो थोड़ा एक तीसरा जो आपने बात कही थी वो हार्डवेयर का है, वो भी थोड़ा मैं बता दूँ कि एक जो तीसरा प्रोग्राम है वो हार्डवेयर का। ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस इसको बोलते हैं हम। 1 साल का ये भी कोर्स है, ये भी नाइलेट के द्वारा एक्रेडिटेड सेंटर के द्वारा ही चलाए जाएंगे, है ना। इसमें जो अब आप समझिए कि किसी भी चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये जो हार्डवेयर जो है इसकी ऑब्जेक्टिव कैसे प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो एक भारत सरकार की संस्था है मेट, MAIT, है ना सर। उसका मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक संस्था है भारत सरकार का। वो 2006-07 में ऐसा वो क्या किया कि उसने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग, डिज़ाइन, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब को देखते हुए एक ऐसा कोर्स लॉन्च करना चाहा हार्डवेयर के ऊपर जिससे कि बच्चों को जॉब मिले और वो अपने कैरियर को आगे ले चले। तो उसी प्रकार से 2006-07 में मैट के जो एपेक्स बॉडी भारत सरकार का, उसी के अनुशंसा पे, उसी के कहने पे आप इस तरह के एक हार्डवेयर नेटवर्किंग का क्लास स्टार्ट हुआ, है ना। अब ये जो क्या है, ये जो हार्डवेयर है सर्विस को देखता है ना। और इसमें इसका जो मेन मकसद है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस और नेटवर्किंग में एक स्किल मैन पावर को तैयार करना। इस तरह से सर ये लगातार 3 कोर्सें हमारे ऑफिस से अभी के समय में 1 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होने की संभावना है ना। तो ये 3 थे। गोपाल सर जी, खास ये बात है कि आपने कहा कि अभी जो कोर्स है स्पेशल कोचिंग स्कीम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जी, तो इस बारे में बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, हाँ, और उसके लिए उनकी क्या लायकात होनी चाहिए, किस बच्चों को मिल सकता है, बिल्कुल उनको गाइडेंस कैसे मिल सकता है, और ख़ास करके जो भारत सरकार ने अभी ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरफ मूवमेंट दी हुई है और स्पेशल कोचिंग जो है वो क्या है, इस बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए
जो मैं स्पेशल कोचिंग का डिस्कशन किया उस पर तो मैं बताया कि वो ग्रुप सी लेवल की पोस्ट को देखता है, उसमें लगभग आपकी सारी तैयारियां हो जाती है। अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करें तो आप आईटी की तरफ जाते हैं। अभी देखें कोरोना काल में लगभग सारी इंडस्ट्री बंद है, ठप से जाए, है ना, थोड़े थोड़े चल रहे हैं, लेकिन आप देखें अभी भी आईटी ठप नहीं पड़ा। हम जो आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो बैंकिंग सेक्टर में जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें इससे जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी काफ़ी डिमांड है और मुझे लगता है आने वाले समय में अभी और बहुत ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा और इससे बच्चों को रोज़गार मिलने में, उनको जो रोज़गार लेने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब आपने जो बताया कि इसके लिए क्या उनको योग्यता है, योग्यता तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि स्पेशल कोचिंग में उनको 18 से 27 साल का एज होना चाहिए, बट कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए उनका एज जो 18 से 30 साल के बीच का होना चाहिए, है ना, और वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होने चाहिए। इसमें एक चीज़ ऐड किया गया है कि उनकी फैमिली इनकम जो है ना वो 3 लाख तक होनी चाहिए पर annum, यानी 3 लाख से ऊपर उनकी इनकम नहीं होना चाहिए। उनका एक सर्टिफिकेट लगेगा, बच्चे हमें जमा करेंगे। और जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है खास करके 12th पास है, अगर बच्चा 10th करके प्लस ITI भी है तो भी हार्डवेयर में वो एडमिशन ले सकता है। तो ये उसके जो योग्यताएं हैं उस पर ये पूरे के पूरे निर्धारित है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये हमारे ऑफिस, अगर बच्चे हमारा जो ऑफिस जो आप जाएंगे तो जब आप ऑफिस विजिट करते हैं तो आपको विस्तृत जानकारी उसमें से और निकल के आती है। तो मैं तो बच्चों से ही कहूँगा कि एक तो आप NCS पोर्टल के नेट पे जाएं, सर्च करें, और बहुत जानकारी डीप में चाहिए, डिटेल और चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। गोपाल जी, आपने जो कोरोना काल की बात की खास जी। करके, उसमें आईटी का जो जिक्र किया, और अभी आईटी फील्ड में किस तरह की जॉब अवेलेबिलिटी आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हो गया, जिस तरह से जैसे अपने बिजनेस जो पूरा इकोनॉमी एक जाम हो गया है, जी जी। तो उसके बाद ये आईटी डेवलपमेंट किस तरफ से देख रहे हैं? देखिए, अब जैसे मैंने अपनी कोर्स की बात करता हूँ, अगर बच्चा हमारे यहाँ से CHM O लेवल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर, तो देखिए उसके लिए जॉब ऑफ एरिया बहुत है। अब सर्विस इंडस्ट्री और एकेडमिया में उसका जॉब लीजिए, है ना, वो ट्रबल शूटर के रूप में काम कर सकता है। जैसे आपको कंप्यूटर में कोई ट्रबल आता है या आप नेटवर्किंग में कोई समस्या आ रही है, इंटरनेट में समस्या आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं से मैकेनिक तो लाते ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो जॉब को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चा अगर हार्डवेयर अच्छा से करता है तो वो इस फील्ड को आप सर्विस अपनी दे सकता है। वो दूसरा सर्विस इंजीनियर है ना, आपको अगर आपको चाहिए कि मैंने कोई बड़ी इंडस्ट्री खड़ा की है, वो सारा का सारा इंटरनेट या टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आपको सर्विस इंजीनियर भी चाहिए। तो सर्विस इंजीनियर इसमें है, पीसी टेक्नीशियन है, कुछ पीसी के अंदर समस्याएं आती है तो अगर आप चाहे तो पीसी टेक्नीशियन के रूप में उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में है, लैब असिस्टेंट डिमॉन्स्ट्रेटर है ना, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है, और साथ में भारत सरकार का जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कोर्सेज वगैरह देख रहे हो सारे तो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। तो इसमें उनको जॉब की पूरी संभावनाएं हैं और उनको जॉब मिलने का 100% चांस है, कहीं नहीं जाएगा। अभी जैसे आपने बताया कि आईटी फील्ड में किस तरह के जॉब हैं, देखिए आपने देखा होगा कि कोरोना से कुछ दिन पहले लगातार ये मतलब आ रहे थे पेपरों में, चाहे खबरें थी कि अभी आईटी फील्ड में बिग डेटा एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है, समझा कि नहीं जी, है ना। मशीन लर्निंग की भारी मांग है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जावा फुल स्टैक है, कंसल्टिंग है, डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं करूँ आपको, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसी पढ़ रही थी खबर कि जो टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने एक GPT-3 नाम की एक बनाई है सॉफ्टवेयर, है ना, एक इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें क्या काम करता है कि वो कविता और कहानियाँ को लिखता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है। अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, तो आप देख लीजिए कि कितनी तेज़ी से आईटी बढ़ा है ना, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट अच्छे ढंग से नॉलेज रखता है इसका और उसको बेसिक इस चीज़ों की नॉलेज है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर सकता है वहाँ पे। वर्चुअल रियलिटीज़ आजकल देख रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी कितने शो हो रहे हैं लगातार, है ना। कोरोना काल में बड़े बड़े जो सेमिनार्स हो रहे हैं या बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वर्चुअल कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो आप समझिए कि आईटी फील्ड में अभी बहुत डिमांड है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और बढ़ेगी। और ये मेरे जो यहाँ के जो SC/ST बच्चे हैं सूरत के, खास करके जो पूरे गुजरात के मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरे गुजरात का ऑफिस है, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे निःशुल्क बिना कुछ खर्च किए, है ना, इस सुविधा को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं।
जी। खास करके जो आपने बोला आईटी के रिगार्डिंग, भारत सरकार का मोटिव इस तरफ से ये लग रहा है कि आगे के दौर में जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है उसमें ज़्यादातर बच्चे अपने कैरियर की तरफ मूव करें। तो खास अपनी ऑफिस जो है, जो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST के जो कामगिरी है वो उसमें क्या मदद कर सकती है? हाँ, पहले तो देखिए हमारे पास, जैसे आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो ठीक है, आपका ज्ञान तो है, नॉलेज तो चाहिए, जो आपने बेसिक नॉलेज किया है, लेकिन उसके साथ साथ बिहेवियरल नॉलेज भी चाहिए। एक आपका सेंस है, पार्ट है बिहेवियरल। तो जो नॉलेज है वो तो आपने गेन किया है ना, अगर आपने हमारे ऑफिस से जुड़ा, अगर आपने कंप्यूटर किया तो मेरे ऑफिस से किया, यहाँ से किया, नेशनल करियर सर्विस सेंटर से किया, है ना, तो वो तो एक आपको फ़ायदा दिया। दूसरा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे करियर काउंसलर हैं, है ना, जो टीचर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको समय समय पे मार्गदर्शन देंगे, आपके जो डाउट्स हैं वो दूर करते हैं, है ना। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उनके लिए हमारे ऑफिस में अवेलेबल हैं। अगर बच्चा, मान लो कि बच्चा अब 12th किया, 12th करने के बाद बच्चा को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से डायरेक्शंस में जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सिस्टम है, मैं अगर उसका लक्ष्य जो है, मैं पहले भी कई बार जिक्र किया है, अगर लक्ष्य पहले से तय है कि मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है ना, लॉ में जाना है, तो ये एक रास्ता पहले से उन्होंने बना रखा है। लेकिन अगर उनको ये जानकारी नहीं है तो उस हालात में हमारा ऑफिस उनको पूरा सपोर्ट करेगा, उनको बताता है, उनको समझाता है अकॉर्डिंग उनके जॉब प्रोफाइल, उनका इंटरेस्ट, उनके मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हुए, और उनको एक सही रास्ता देता है, जिससे कि वो एक आगे जाके उसके करियर में एक अच्छा रास्ता मिलता है। तो ऑफिस इस तरह तमाम काम कर रही है। गोपाल जी, बच्चों के लिए एक सवाल करना चाहता हूँ जी, कि खास जब आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है तो उनके कैरियर के लिए आप कौन कौन से बात पे ध्यान फोकस देते हैं? क्योंकि जो भी बच्चा चाहता है कि वो एक सेफ फ्यूचर बनाए अभी, तो उस सेफ फ्यूचर में भारत सरकार के अधिकृत नौकरी या बड़ी कंपनियों में किस तरह से उनको प्लानिंग या शिक्षण दिया जाता है उस बारे में? देखिए, जब बच्चा पूरे, मान लो कि बच्चा पूरे कन्फ्यूज्ड है, मैंने पहले भी कहा कि अगर बच्चा को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा रास्ता तय करना है, तो अगर वो हमारे दफ्तर से कांटेक्ट करता है तो जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे चर्चा करके एक 2 बार 3 बार लगभग उनसे हम लोग 3 से 4 बार इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं। मीट करने के बाद हम उनको समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो है किस फील्ड में जाना चाह रहा है और इसको किस तरह की मदद चाहिए। दूसरा क्या होता है कि बच्चों को, जैसे जो लगातार रिक्रूटमेंट निकल रही है, जैसे भारत सरकार से जो रिक्रूटमेंट निकलती है, बैंकिंग से रिक्रूटमेंट निकलती है, देखिए कुछ बच्चों को तो जानकारी है, जो बच्चे शहरी इलाका से जुड़े हैं वो समझ में है, लेकिन जो खासकर रूरल एरिया से हैं शायद उनको समय पे ये जानकारी अवेलेबल ना हो, है ना। तो अगर वो बच्चा हमारे ऑफिस से लिंक में रहता है तो हमारा ऑफिस उसको समय समय पे उनको SMS के द्वारा, उनको लेटर के द्वारा, है ना, उनको बुलाते हैं। हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं, CBP बोलते हैं हम उसको, है ना। तो CBP के तहत उनके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा हम लोग अपने ढंग से या जो चैनल अख्तियार करते हैं उस तरह से उनको हम लोग डेवलप करते हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? साथ में उनको उस एग्जामिनेशंस के पैटर्न को समझा करके, उस एग्जामिनेशन में आगे उनकी क्या क्या स्कोप है, किस तरह से वो तैयारी करें, ये सब चीज़ों को हम लोग उनको समझाते हैं। और वो हमारे ऑफिस में जब आते हैं तो ये सारी सुविधाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके लिए हम लोग ऑफिस उससे तनिक भी एक भी पैसा नहीं लेता है। दूसरा, अब भारत सरकार का एक पोर्टल है, नेशनल NCS पोर्टल बोलते हैं उसको, है ना। NCS पोर्टल है, आपको मैं एक जिक्र कर रहा था। NCS पोर्टल पे अगर बच्चा रजिस्टर्ड होता है तो वो हमारे ऑफिस से उसको लगातार उनके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस, उसमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जॉब को चुना है उससे उनको लगातार अपडेट आता है ना। उनके अपने जो यूज़र ID है जो उन्होंने बना रखा है उस पर उनको नेशनल करियर सर्विस सेंटर उनके इर्द गिर्द जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से उनको लगातार अपडेट जाता रहता है ना। इस तरह से वो हम लोग मदद करते हैं उनको। और ज़रूरी ये सवाल था कि इस बारे में इंटरव्यू के लिए जो तैयारी की जाती है तो बच्चों को क्या आप कहना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी हाथ रखें? देखिए, आपके टेक्निकल एक्सपीरियंस से, टेक्निकल चीज़ से ये आपके नॉलेज को परखा जाएगा कि आप कितना नॉलेज है, कितना आपका एक्सपीरियंस, ये तो चला गया। लेकिन मैं पहले भी कहा कि बिहेवियरल जो होता है, बिहेवियरल यानी उनके जो बिहेव से जो रिलेटेड मैटर है, इसमें उनको ये देखा जाता है कि कैंडिडेट का कैसा कम्युनिकेशन है। देखिए, आजकल जॉब के लिए आपके पास नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, गुड कम्युनिकेशन नहीं आपके पास है, तो वहाँ पे आपको डॉट में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। तो
ये हम उनको बताते हैं कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है ना उसको स्ट्रांग रखिए, उसको आप क्लियर रखिए। दूसरा वो ये भी देखा जाए, उनको हम लोग समझते हैं कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। हमेशा आपको कंपनी के प्रति या जहाँ भी जिस ऑफिस के अंदर आपको लॉयल होकर के काम करना है, पॉजिटिवनेस रखना है। दूसरा आपको ये देखा जाता है, बिहेवियरल में हम लोग ये भी सिखाते हैं कि आपकी उनकी लर्निंग एप्टीट्यूड को हम बढ़ाते हैं, है ना। लड़का को आपको सीखने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्योंकि नई नई जो आप अगर आईटी के अंदर हैं तो नई नई सेक्टर बदलते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो अगर आपका लर्निंग एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपको उस कंपनी में एक तो कि स्थायी रूप से आप और कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। आपको पैकेज बढ़ता जाएगा, है ना। तो कई तरह की चीज़ें उसमें हम लोग उनको, तो मेरा कहना है कि आप इंटरव्यू में जब जाएं कभी भी कंपनी में, तो आप अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ या जो आपको एकेडमिक नॉलेज है उसको साथ रखते गए और साथ में आप अपना बिहेवियरल चीज़ें भी मजबूत रखें ताकि अगला व्यक्ति आपको आराम से सेलेक्ट कर सके। तो गोपाल जी, खास करके जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी जो शुरू होने वाला है उसके लिए एडमिशन के लिए बच्चे क्या करें और क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना ज़रूरी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, अब मैं संक्षिप्त में बता दूं बच्चों को। देखिए, एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ना। और आप एनसीएस पोर्टल पे जाएं, वहाँ ये चल रही है सारी ट्रेनिंग की सारी जो चीज़ें हैं, क्या क्या चाहिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आप ऑफिस के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं 02612654 699 पे आप कॉल करें। कॉल करने के बाद आपको वहाँ पे सारी चीज़ बताई जाएगी। बेसिकली हम लोग अभी जो है वो उसमें आपको 10th-12th की डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने पढ़ाई किया हुआ है। उसके बाद आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपका जो अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए कहते हैं तो आपकी इनकम की सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो और एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है वो चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो आप अपने रोज़गार कार्यालय से इसको करा लें। और ऑफ़िस में आप, अगर आपको सुविधा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफ़िस में आऊँ, तो आप कोविड को जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आप ऑफ़िस में आइए। और ऑफ़िस में भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं, आप वहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे उम्मीद है, ये पूरी उम्मीद है कि ठीक है, कोविड रहा, कोविड है, लेकिन कई तरह की चीज़ें भी हमें समझ में आई और कम से कम आईटी क्षेत्र तो नहीं रुका। तो इसीलिए हमारा जो ऑफिस का जो प्रोग्राम है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ये बच्चे ज़रूर करें। ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और उनके जीवन में ये बहुत ही कारगर साबित होगा। सर जी, खास आखिर में ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात की उसमें आप समय मर्यादा क्या है उसके रजिस्ट्रेशन एडमिशन? हाँ, देखिए अभी तो हमने उसकी जो लास्ट डेट रखी है वो इसी महीने की है, वो 31 अगस्त तक है। लेकिन उम्मीद है कि इसका डेट और आगे बढ़ सकता है। तो मेरा बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ऑफिस को कांटेक्ट कर लें। मैंने नंबर एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, 02612654 699, और साथ में एनसीएस पोर्टल को देखें, सारे अपडेट वहाँ लगातार जाएंगे। गोपाल जी, ये सब आपने चर्चा की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद लोगों को ये जानकारी दी। लेकिन आखिर में एक सवाल ये पूछना, मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि जो भी अपने सर्विस सेंटर से, कोचिंग सेंटर से जो भी बच्चे तैयार होते हैं, आज आप उनका भविष्य कैसे देखते हैं? आपको मिलते होंगे, कई बार उनका कांटेक्ट भी हुआ होता, तो वो आज कौन से कैरियर में आगे बढ़े जैसे दूसरे बच्चे हैं, उस तरफ से SC ST के जो बच्चे हैं वो उनको किस नज़र से देखते हैं, वो उनका भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल सही है। हमारे ये जो ऑफिस से जो बच्चे कोचिंग करके या ट्रेनिंग करके जो निकले वो जॉब में है ना, उनकी सक्सेस स्टोरी है। वो सक्सेस स्टोरी को लगातार एनसीएस पोर्टल पे डाला जाता है। उस सक्सेस स्टोरी से अगर बच्चा उसको देखता है तो प्रभावित होता है जी। कि वो भी उसी एक समय था कि वो अनएम्प्लॉयड थे, जी। लेकिन जब नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST ऑफिस में कांटेक्ट किए और यहाँ के ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम से जुड़े तो कहीं ना कहीं वो आज वो जॉब में हैं। तो जब वो चीज़ें वो देखते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ें भावना जागती है और वो ऑफिस को कांटेक्ट करते हैं और ऑफिस उनको पूरा पूरा सहयोग करता है। जी गोपाल जी, खूब खूब आभार, धन्यवाद आपका जो इस उपयोगी जानकारी हमें बच्चों को दी है। जी ओके, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने समय દર્શકો दिया। આપણી સાથે હતા ગોપાલ સરણજી, આસિસ્ટન્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસર, જેઓએ જાણકારી આપી છે આગામી આ સમયમાં જે ભારત સરકારની જે યોજના છે, જેમને જે ક્લાસ જે
ફિલ્ડ વિશે, જે સ્કીમો વિશે જે જાણકારી આપી છે, કયા કયા આગામી દિવસોમાં એક કેરિયર ગાઈડન્સને લઈને અને કોચિંગને લઈને જે માહિતી આપી છે તે આપણે જરૂરથી સાંભળી હશે. અને તેમને 2 વાર તમારી સમક્ષ ઓફિસનો નંબર પણ રજૂ કર્યો છે, જેના પર તમે ફોન નંબર પર જાણકારી મેળવી શકો છો. અને તેમની રૂબરૂ જે મજૂરા ગેટ ખાતે આઈટીઆઈ કેમ્પસની જે બિલ્ડિંગ છે તેમાં ઓફિસ છે, ત્યાં જઈને પણ રૂબરૂ જઈને તમે મુલાકાત લઈ શકો છો. જી. ખાસ કરીને વાત અહીંયા હિન્દ ટીવી એ સમક્ષ લાવવામાં આવ્યું કે જે વાત કહેવામાં આવે છે કે બેરોજગારી છે, પરંતુ આ તરફ બીજી તરફ ઘણી બાજુ એમ્પ્લોયમેન્ટની જે પણ જરૂરિયાત છે, ઘણી બાબતોની સ્કીમ સરકારે રજૂ કરી છે, તો તેનો લાભ લોકો સુધી પહોંચાડવો ખૂબ જ અગત્યનો છે. ખાસ કરીને લોકો જાણતા નથી હોતા, જેથી કરીને આવું એમને ગાઈડન્સ કે માર્ગદર્શન મળી શકતું નથી. ત્યારે હિન્દ ટીવી તમારી સમક્ષ માત્ર આ એક માર્ગદર્શનના હેતુથી આ કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો છે. તો જરૂરથી જે એસસી, જે અનુસૂચિત જાતિના છે, જે અનુસૂચિત જનજાતિના જે બાળકો વિદ્યાર્થીઓ છે, તે એમની ઓફિસનો સંપર્ક કરીને પોતાના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકશે. તો દર્શકો, આ કાર્યક્રમ અહીં જ સમાપ્ત કરીએ. આગામી કાર્યક્રમમાં ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જય હિન્દ.